हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी जगहों पर इस टॉपिक को बहुत ही मिसकंसेप्टेड लिया जाता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक माना जाता है काफी जगहों पर। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी मानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बट एक्चुअली इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज किया गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जितने सिंपल इसके रूल्स हैं उतना ही सिंपल इसका जो एप्लीकेशन है वो रहेगा। बट ऐसा बहुत बार नहीं होता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम लास्ट में एक एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। और वो जो एक्सरसाइज है वो आपकी बड़ी ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज रहेगी। बट जो भी रूल्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उन्हीं रूल्स का एप्लीकेशन उन एक्सरसाइजेस में रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड लेट अस क्विकली डाइव इनटू द टॉपिक। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसका यूजेज जो है वो क्या है, हम किस लिए पढ़ते हैं। देखिए, छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने हमेशा जो सेंटेंसेस है वो फॉर्म किए होंगे। जब भी आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं छोटी क्लासेस में, तो सेंटेंसेस फॉर्म करने के टाइम पे क्या होता है कि हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है। राइट। हमें ये बताया जाता है कि हम जब आई यूज करते हैं तो हमें उसके साथ एम यूज करना है। हम जब वी यूज करते हैं तो हमें उसके साथ आर यूज करना है। सो ये जो हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो कनेक्शन है ये हमें जूनियर क्लासेस में भी सिखाया जाता है। लेकिन वही जो जूनियर क्लासेस में हमें सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई जाती है, उसको अब हमें टेंथ क्लास के ग्रामर में पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब भी हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहां पर सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें ये हमेशा बताया जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद में अगर आप एस लगाते हैं, ठीक है, या अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन ऐसा है जिसको हम देख के उसको प्लूरल बना सकें, तो उसके साथ साथ हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो एक्चुअल में सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड है फिजिक्स। राइट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हमें जूनियर क्लासेस में ये बताया गया कि बेटे अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आप एस लगा देते हैं तो इट टर्न्स इनटू प्लूरल। ठीक है, अगर आपने एस लगा दिया तो इसका मतलब वो प्लूरल में चेंज हो गया है। लेकिन वो जो वर्ड है, अगर वो वर्ड ही एक हो तो, अगर वो वर्ड ही अपने आप में कंप्लीट सेंस देता हो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर लास्ट में एस तो लगा हुआ है। राइट। फिजिक्स यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एस तो लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स प्लूरल है यहाँ पर। तो फिजिक्स इज सिंगुलर। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, दैट इज वाई ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसिडर होगा। राइट। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम क्या रीड करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राइट। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीड करते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम रीड करेंगे तो इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जहां पर हमें कुछ कंफ्यूजिंग से रूल्स भी मिलेंगे, कुछ हमें ऐसे रूल्स भी मिलेंगे जो बड़े ही कॉमन हमने ऑलरेडी पहले भी किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है, बोलते किसको है हम। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड refers to matching the subject and verb of a sentence in a tense, aspect and mood which translates to number, person and gender. तो सिंपल सी भाषा में आपको ये देखना है कि आपको हमेशा एक एग्रीमेंट के तौर पर काम करना है। अब वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है, ये एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में ये बोलते हैं कि भाई अगर आप
एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट कर रहे हो, तो मैं भी उसी नंबर के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब से बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर टेंस में मेरा फॉर्म है, मुझे एक पर्टिकुलर टेंस में आपको यूज करना है, तो वह बोलते हैं कि ठीक है जनाब, हम उसी टेंस के अकॉर्डिंग ही आपके साथ एग्री करके चलेंगे। तो एग्रीमेंट जो है वो हमेशा हमेशा दो लोगों के बीच में होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एक एग्रीमेंट है। अब वो जो है वो एग्रीमेंट क्या है, बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो ये जो चीज है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये ध्यान रखना कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है और हमारा वर्ब कैसा है, इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो आपस में वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन वहां होता है जहां पर हमें अक्सर सब्जेक्ट का जो फॉर्म है, सब्जेक्ट के लिखने का जो तरीका है, वो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। और अक्सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के या और भी दूसरे क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, जब भी वो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा ये प्रॉब्लम बड़ी आती है कि मेनली उनको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, किस टेंस के साथ उन्हें कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सा वर्ब उन्हें यूज करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये हमारा टेंसेस से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है हमेशा। राइट? तो इसको देखते हैं, इसको एक बार समझते हैं, क्लियरली समझते हैं। देखिए सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा टेबल आपको दिख जाएगा। ये जो टेबल है ये आप देख रहे होंगे। इस टेबल के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर में और प्लूरल में मैंने यहाँ पर फॉर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्म्स लिखे हुए हैं कि किस पर्सन के साथ किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होती है। अब ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये और कुछ नहीं है, ये हमारी बी फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, बी फॉर्म का हमारा ये पार्ट है, और बी फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है, होना। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, बी का मतलब होता है होना, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये जो बी फॉर्म है इसके अलग अलग फॉर्म आ जाते हैं यहाँ पर। तो बी इज द ओनली वर्ब दैट चेंजेस बेस्ड ऑन द पर्सन। तो पर्सन के बेस पर बी अकेला एक ऐसा वर्ब है इंग्लिश में जो चेंज होता है। And if you are using the verb be alone or as a part of continuous tense, the subject verb agreement rules require that you match both the number and the person. Right? तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट की तरह यूज होता है, या अगर आप इसको एक ऐसे सेंटेंस में आप यूज करते हैं जहां पर कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज होगा सेंटेंस में, तो वहां पर आपको बी का फॉर्म जो है वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो ये टेबल हमारी यहाँ पर है, ये क्लियरली आपको शो कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सर हमारे पास होता है आई। ठीक है जी, आई के साथ हमेशा आप यूज करेंगे एम। आई के साथ और कोई भी बी का फॉर्म यूज नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई एम अ गुड पर्सन, आई एम गोइंग देयर, इस तरीके से आप हमेशा इसको यूज करेंगे। आई के साथ साथ उसी का प्लूरल फॉर्म जो है वो हमारा होता है वी। वी के साथ हम यूज करेंगे आर। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहां पर आई के साथ हम एम यूज कर रहे हैं और वी के साथ आर यूज कर रहे हैं, लेकिन आर जो है वो और बहुत सी जगह पे आपको यूज होता हुआ मिलेगा। आर आपको सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यूज हो रहा है,
सेकेंड पर्सन प्लूरल में और थर्ड पर्सन प्लूरल में भी इन जगहों पर आपको आर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहां कहीं भी मैं रेड कलर ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये सभी ऐसे पर्सन्स हैं जिनको आप किसके साथ यूज करेंगे, आर के साथ यूज करेंगे। तो जितने भी आपके पर्सन्स हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, वहां पे आप सभी के साथ आर यूज करेंगे। एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आप एम यूज करेंगे। एक जो डिफरेंस है वो हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा आप क्या यूज करेंगे, आप हमेशा इज यूज करेंगे सर। इज यूज करने का यहाँ पर एक मेन रीजन ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहां पर आपका ये आर जो है ये क्लियरली यहाँ पर यूज नहीं हो सकता और थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो हमें चाहिए होगा। प्लूरल में जब भी हम मेंशन करेंगे तो प्लूरल हमेशा यही हमें बताता है कि देर आर मोर देन टू। प्लूरल का मतलब क्या होगा, टू और मोर देन टू। लेकिन सिंगुलर जब हम यूज करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास कोई नेम भी आ सकता है और वही जो नेम है उसके साथ हम इज भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और दूसरे पोर्शन पर जिसके अंदर हमारे पास सामने लिखे हुए हैं वो फॉर्म्स जहां पर हम यूज करते हैं मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब जब हम देखते हैं तो हम एग्जांपल के लिए नीड फॉर्म देखते हैं। तो हमने एक वर्ब फॉर्म ले लिया नीड। जिस तरीके से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल सबके अंदर आर और एम अलग से यूज हो रहा था, इसी तरीके से अगर आप कोई मेन वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब जब भी आप कोई यूज करते हैं जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल नीड हमने यूज किया है, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सभी के साथ आप हमेशा नीड यानी कि V1 फॉर्म आप यूज करेंगे। अब ये V1 फॉर्म जो है ये हम हमेशा बोलते हैं इसे बेस फॉर्म, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हम बेस फॉर्म यूज करेंगे वो सिर्फ हम किसके साथ यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि सभी के सभी प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे इसे और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए डिफरेंस सिर्फ दोबारा कहां पर आ जाता है, डिफरेंस दोबारा से हमारे पास यहां आ जाता है जहां पर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर की। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास आ जाएगा नीड्स, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें V1 प्लस एस और ईएस फॉर्म को यहां पर लिखना पड़ेगा। हमें किसे लिखना पड़ेगा, V1 प्लस एस और ईएस फॉर्म को, यानी कि आप वर्ब के साथ या तो एस फॉर्म यूज करेंगे, एस लगाएंगे या फिर ईएस यहां पर ऐड कर देंगे। अब इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है। हम हमेशा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और अब तक हम ये चीज नहीं समझ पाए हैं कि किस पर्सन के साथ किस तरीके की जो वर्ब फॉर्म है वो हमें यूज करनी चाहिए, वो हम अब तक नहीं समझ पाए। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप सभी को लर्न करना है, राइट। वो जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उस सिंपल से फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे और बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सिंगुलर, S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सिंगुलर। यानी कि अब ये S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सिंगुलर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट, जब भी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस फॉर्म जो है वो यूज करना है। इसको आप बड़े ही ध्यान से
याद कर लीजिए, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए आप। ये आपका एक इंडिविजुअल सिर्फ एक तरीका है, एक फॉर्मूला टाइप है जिसको आपको लर्न करना है, एक ट्रिक है आपके लिए। एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर। तो आपको ये यूज कैसे करना है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आपको या ईएस आपको यहां पर यूज करना है वर्ब के साथ। तो एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर। राइट? आई होप ये आप सभी को लर्न रहेगा। राइट? आई होप ये आप सभी को लर्न रहेगा। तो चलिए, हमारा जो क्लियर बेसिक जो हमारा एक आइडिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। वो हमारा बेसिक आइडिया क्या है कि जब भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, और अगर आपके पास प्लूरल है तो आप प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप यहां पर देख सकते हैं दोबारा से, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप आई एम यूज करेंगे, वी आर यूज करेंगे, यू के साथ आर यूज करेंगे, यू आर, आफ्टर दैट दे आर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ही शी इट के साथ आप इज यूज करेंगे। ही इज, शी इज, इट इज। अगर आपके पास मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म आ जाता है तो अब वहां पे आपको क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको नीड्स यानी कि एस और ईएस आपको ऐड करना है। उसके लिए मैंने अभी अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया है कि एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर। जहां पर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिख जाए आपको वर्ब फॉर्म के साथ या तो आपको एस यूज करना है या फिर आपको ईएस यूज करना है। अब देखिए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको एस किसके साथ यूज करना है और ईएस किसके साथ यूज करना है। तो देखिए, ये जो आपका एक सिंपल सा तरीका है, ये मैंने ऑलरेडी टेंसेस के एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यहां पर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अगर आपका कोई भी वर्ब किसी वॉवल से एंड होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ई को छोड़कर ए, आई, ओ या फिर यू, अगर किसी भी वॉवल से, इनमें से किसी भी वॉवल से अगर आपका वर्ब एंड होता है तब आप वहां पर क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्लियर एवरीवन? किसी भी वॉवल, ई को छोड़कर किसी भी वॉवल के साथ अगर कोई भी वर्ब एंड होता है तो आप वहां पर ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया स्की, एस के आई। स्की मतलब बर्फ में जो हम स्कीइंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्की। राइट? सो स्की के साथ हम क्या लगाएंगे? हमेशा ई एस लगाएंगे। राहुल स्कीज, एस के आई ई एस। क्लियर एवरीवन? लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ब है जो आपका कॉन्सोनेंट, या तो कॉन्सोनेंट या फिर ई के साथ एंड हो रहा है तो आप हमेशा वहां पर सिर्फ और सिर्फ एस वहां पर ऐड करेंगे। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। तो जब भी आपके पास ए आई ओ यू इनमें से कोई आ जाएगा किसी भी वर्ब के लास्ट में तो आप वहां पर ई एस ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कोई कॉन्सोनेंट, अदरवाइज ई से अगर आपके पास कोई वर्ब एंड होती है तो आप वहां पर एस ऐड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो ये हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत सारे कंफ्यूजिंग आइडियाज जो हैं, कंफ्यूजिंग रूल्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उन सभी रूल्स को एक बार क्लियर करते हुए चलेंगे, हम किसी भी रूल को लीव नहीं करेंगे, बड़े ही ध्यान से इनको देखेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हम रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास यहां पर है कि when using the negative form in the present tense। चलिए, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे रूल्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। when using the negative form in the present tense only the verb do needs to match the subject। अब देखिए, अगर आप यहां पर नेगेटिव फॉर्म में कोई सेंटेंस लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखिएगा बेटे, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में अगर आप नेगेटिव फॉर्म में कोई सेंटेंस लिखते हैं तब वहां पर आपको सब्जेक्ट को डू वर्ब के अलग अलग फॉर्म के साथ मैच करवाना पड़ेगा। अब देखिए, अलग अलग फॉर्म्स के साथ किस तरीके से? जैसे हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है शी लाइक्स रीडिंग बिफोर बेड। शी लाइक्स रीडिंग बिफोर बेड। अब यहां पर
जैसे मैंने बताया था भी आपको, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, इसी वजह से हमने यहाँ पर एस ऐड किया है हमारी वर्ब के अंदर, तो ये हमारा लाइक्स बन गया यहाँ पर। तो शी लाइक्स रीडिंग बिफोर बेड। बट अगर हमें इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। अब जो लाइक वाला जो एस था वो हमने उठाकर डज हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर हमने किसके साथ इसको चेंज कर दिया? डज हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? शी डज नॉट लाइक रीडिंग बिफोर बेड। एक बात आप सभी को यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि देखिए, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब ऐसा है जिसके अंदर एस या ईएस लग सकता है, तब वहां पर आप V1 फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि बेस फॉर्म यूज करेंगे। आप वहां पर एस और एस नहीं लगाएंगे। तो एक बात आप ध्यान में लेके चलिए, अगर आपका सेंटेंस में डू या डज ऑलरेडी यूज हो चुका है तो आप वहां पर सिर्फ V1 फॉर्म यूज करिए। आप वहां पर एस और एस फॉर्म यूज नहीं करेंगे। वो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, वो आपका एग्जाम में भी गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स वहां पर कट जाएंगे। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि डू और डज अगर यूज हो जाता है तो अब आप वहां पर V1 के साथ एस और ईएस फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस देखे हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सेम चीज है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको ये देखना है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ब अगर आपके पास यूज की गई और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू है हमारे पास, तो डू को ही सिर्फ हम सब्जेक्ट के साथ मैच करेंगे, वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करेंगे, वर्ब मेन वर्ब फॉर्म को मैच नहीं करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर डू यू नो, अब यू है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऊपर जब हमने यहाँ पर आपको टेबल बताई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई यू जो है वो हमेशा हमेशा यू यहाँ पर किसके साथ यूज होगा? यू के साथ हम यूज करेंगे आर, यानी कि प्लूरल फॉर्म। राइट, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म हम हमेशा यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा डू फॉर्म जो है वो यूज हुआ है, यानी कि विदाउट एस और ईएस। ठीक है? अगर ये सिंगुलर है जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में एनी वन यानी कि कोई भी एक, एनी वन मतलब कोई भी एक अगर यहाँ पर है तो वहां पर हमने सिंगुलर यूज कर लिया। तो एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, ये चीज हमारी बार बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट रूल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास यहाँ पर है कि इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नाउन्स, if the subject consists of multiple nouns joined by the conjunction and, treat the subject as plural and use the plural form of the verb। अब देखिए, अगर कंजंक्शन एंड आ जाता है किसी सेंटेंस में, ध्यान से देखिएगा, लूकस एंड मैक्सीन आर इन लव, लूकस एंड मैक्सीन आर इन लव, तो ये तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हो गया? यहाँ पर बड़े ही फेमस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का एग्जाम्पल हो गया। राइट, तो लूकस एंड मैक्सीन आर इन लव। तो आर यहाँ पर इसलिए हमने यूज किया बिकॉज एंड हमारे पास यूज हो गया। और ये दोनों एंड का हम कहाँ पर यूज करते हैं? एंड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम हमेशा जो प्लूरल, जहां पे हमको दिखाना है, जहां पे हमें दो चीजों के बारे में बताना है, तो वहां पर हम हमेशा एंड को यूज करते हैं। और जहां पर दो चीजें आ गई इसका मतलब वो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो लूकस एंड मैक्सीन आर इन लव। बट अगर मैं सिर्फ लूकस की बात करता हूं, ओनली लूकस, तो देन इज इन लव। हाउएवर, यहां पर क्या है, एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपने इन दो सब्जेक्ट्स को किसी एक ही आइडिया के लिए यूज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम कॉमन फ्रेजेस, कुछ कॉमन फ्रेजेस ऐसे होते हैं दैट फॉर्म अ सिंगल यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स, दे कैन एक्ट एज सिंगुलर। ठीक है जी, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो जो मेन आपका पॉइंट है ना कि एंड के साथ हम प्लूरल यूज करेंगे, तो वो तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन
जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स कहां पर काटने की सोचेगा, वो कहां पर आपके मार्क्स कट करने की सोचेगा, ऐसे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस में जहां पर आपके दो चीजें एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करती हैं। सिंगल यूनिट के बारे में मतलब फॉर एग्जाम्पल दो चीजें जो एक ही डिश के अंदर यूज हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं कि ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट। तो इसका मतलब यहां पर आप ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नहीं मानेंगे, ब्रेड एंड बटर इकट्ठे ही खाए जाते हैं। और अगर ब्रेड एंड बटर को इकट्ठा यूज किया जाता है, इकट्ठे खाए जाते हैं, एज अ सिंगल डिश इनको यूज किया जाता है, तो इट मींस यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, यहां पर आपको एज अ सिंगल यूनिट इसको देखना पड़ेगा। और अगर ये सिंगल यूनिट है तो इसका मतलब यहां पर इज आएगा। फॉर द सेम रीजन, दिस बेड एंड ब्रेकफास्ट इज डिलाइटफुल। दिस बेड एंड ब्रेकफास्ट इज डिलाइटफुल। तो बेड एंड ब्रेकफास्ट, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बेड भी डिलाइटफुल है और ब्रेकफास्ट भी डिलाइटफुल है। द आइडिया ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द बेड, बेड पर ब्रेकफास्ट खाने का या मिलने का जो आइडिया है वो एक सिंगुलर आइडिया है, और उसी वजह से हम यहाँ पर इसको सिंगुलर हम यूज करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और अगर ये पार्ट क्लियर है तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो अब आ जाता है कि इफ द सब्जेक्ट consist of multiple singular nouns joined by or, if the subject consists of multiple singular noun, मल्टीपल सिंगुलर नाउन का मतलब ये है कि बहुत सारे अगर आपके पास सिंगुलर नाउन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास है जैसे पेन और रिगैटनी डैश फाइन फॉर द रेसिपी। अब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सिंगुलर हैं, पेन एंड रिगैटनी, दीज बोथ आर सिंगुलर। तो अगर दोनों ही सिंगुलर हैं और बीच में और हमने यूज कर लिया है, तो इसी वजह से यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब जो है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ही आपने यहाँ पर कंसिडर करना है अगर उनके बीच में और लिखा हुआ है तो। बट जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सेप्शन देखा था, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि जैसे यहाँ पर पेन एंड रिगैटनी, दीज बोथ वर सिंगुलर, ये दोनों ही सिंगुलर थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि और तो लिखा ही हुआ है बीच में, लेकिन प्लूरल जो फॉर्म्स हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो यूज हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम वर्ब को भी प्लूरल वर्ब में चेंज करेंगे। तो कैट्स और डॉग्स, तो कैट्स मतलब बहुत सारी कैट्स, डॉग्स मतलब बहुत सारे डॉग्स। तो कैट्स और डॉग्स मेक गुड फ्रेंड्स। तो बेसिक आइडिया यहाँ पर आपका यही रहेगा कि आपको यहाँ पर ये अपने इंटेलिजेंस से फाइंड आउट करना है कि आपको ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने इंटेलेक्ट से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने ध्यान से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा या प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो सिंगुलर या प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फॉर्म यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर एक और आपके पास है। अब देखिए, दोनों सिंगुलर थे तो सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा था, दोनों प्लूरल थे तो प्लूरल वर्ब यूज हो रहा था। लेकिन तब क्या हो अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तब हम क्या करेंगे। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है, दूसरा आपके पास प्लूरल आ जाता है, तो वहां पर आपको सिंपल सी एक चीज करनी है कि जो पास में है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब फॉर्म लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर पास में हमारे पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब ये प्लूरल, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, और अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब फॉर्म हैव जो है वो भी हमारा प्लूरल यूज हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर टीचर हुआ तो ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब फॉर्म भी सिंगुलर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि अगर सिंगुलर हैं दोनों तो सिंगुलर फॉर्म आप यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म आप यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये यहाँ पर
एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जो पास में होगा उसको आप यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है उसके अंदर हम देखते हैं कि if the subjects joined by or nor are of different persons, if the subjects joined by or nor are of different persons, अलग अलग अगर persons के हैं तो the verb agrees with the nearer। वही वाली बात कि अगर अलग अलग persons हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो पास में होगा उसके साथ हम इसको एग्री करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर ईदर और या फिर नीदर नॉर, ये जब दो आपके पास कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो आप हमेशा सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाला मींस जहां पर आपका वर्ब लिखा जाना है, जहां पर आपका वर्ब लिखा जाना है वहां पर आप इसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो जहां पर वर्ब लिखा जाना है उसके पास में आपको देखना है कि क्या यूज हो रहा है। अगर ये आई है, आई इज सिंगुलर, तो आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। इधर यू और ही, अब ही क्या है, ये भी हमारा सिंगुलर है बट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने देखा था उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, इज हम यूज कर रहे थे। ऐसे ही नीदर नॉर में है, अगर यहां पर भी आपके पास ही है तो उसके साथ इज यूज होगा, यहाँ पर आई है तो उसके साथ एम यूज होगा, राइट। तो ये जो है ये हमारे इस तरीके से नेक्स्ट रूल हमारा जो है ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर ईदर और दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर जो पास में है उसको कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मास नाउन्स अदरवाइज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स। अब ये अनकाउंटेबल नाउन्स या मास नाउन्स ये क्या होते हैं? देखिए कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते या फिर आप इनको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है नॉर्मली वो आपके ऐसे नाउन्स होते हैं विच शोज सम फीलिंग्स और स्टेट ऑफ बीइंग। किसी एक ऐसे स्टेट के बारे में हमें बताते हैं, किसी एक अवस्था के बारे में बताते हैं। अब अवस्था जो है वो हैप्पीनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, तो हैप्पीनेस और सैडनेस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं। अब यदि आप इन अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन्स को आप हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लव। अब लव जो है आप इसको काउंट नहीं कर सकते, प्यार किसने काउंट किया है ना जी। तो इसीलिए लव जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, इट इज एन अनकाउंटेबल। तो इसी वजह से हम यहाँ पर मेक्स जो वर्ब फॉर्म है उसको हम यूज करेंगे। तो एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, मेक के बाद में एस हमने यूज कर दिया, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर जो है कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। Collective nouns can be either singular or plural, depending on whether they act together or separately। भाई कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो आपके एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं, इस बात पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। और जब हम इस चीज के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स मतलब हमारे पास किसी भी ग्रुप का जो नाम होता है, अगर इकट्ठे एक साथ काम करेंगे तभी तो उसको हमने ग्रुप बोला। अगर वो अलग अलग काम करने लग जाएंगे तो फिर कैसा ग्रुप, फिर कैसी टीम। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। टुगेदर जब इकट्ठे काम करेंगे तब हम यहाँ पर सिंगुलर की तरह इसको यूज करेंगे। तो द टीम गोज टू प्रैक्टिस एट 4। अब टीम है, सभी टीम मेंबर जो है वो इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इकट्ठे 4 बजे ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, एक टीम की तरह, एक मतलब यूनिट फोर्स की तरह वहां पर जाकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करेंगे, और दैट इज वाई गोज हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, सभी को अपने अपने घर जाना है। तो अगर सभी को अपने अपने घर जाना है तो तब उसके बाद वो टीम नहीं रही, तब उसके बाद वो इंडिविजुअल लाइव्स हो गए हैं अब, ठीक है। तो इंडिविजुअल पीपल जब वो हो जाते हैं
तब हम उनको, जब वो सेपरेटली अलग अलग काम करेंगे, तब हम उनको प्लूरल कंसिडर करेंगे। लेकिन लिखेंगे हम टीम ही, लेकिन अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तब वहां पर प्लूरल वर्ब जो है वो हम डिनोट करेंगे, वो हम लिखेंगे। यहीं से हमें ये क्लियर हो जाएगा, यहीं से हमें इतनी बात क्लियर हो जाएगी कि वो जो टीम है, वो जो कलेक्टिव नाउन है, वो इकट्ठे काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो देखिए आप, द टीम गो टू देयर ओन होम्स आफ्टर प्रैक्टिस। यहाँ पर जो टीम है उसका मतलब क्या है, टीम के मेंबर्स, राइट। सो द टीम मेंबर्स गो टू देयर ओन होम्स। अब गो टू देयर ओन होम्स ये हमने किस लिए लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर किसके बारे में बताना है कि जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सभी के सभी अपने घर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है, इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। If the noun suggests one idea to the mind or refer to the same person or thing, the verb is singular। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। हमने थोड़ी देर पहले यही चीज डिस्कस की थी कि अगर कोई भी दो चीजें अगर एक चीज की तरफ रेफर कर रही है या एक पर्सन की तरफ रेफर कर रही हैं, तो वहां पर आपका वो चीज सिंगुलर हो जाएगी। वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब टाइम अलग है, टाइड अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों यहाँ पर एक सिंगल आइडिया के लिए बात कर रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पर वेट्स एस फॉर्म यहाँ पर यूज कर दिया गया है। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, ये हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको दे दिया था। चलिए नेक्स्ट हम रूल के ऊपर चलते हैं। नाइन्थ रूल हमारे पास है कि अनलेस यू आर यूजिंग एन एपोजिटिव और अदर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, डू नॉट पुट अ कॉमा बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। अब यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि अगर आपके पास एपोजिटिव है, अब एपोजिटिव क्या होता है, बड़ी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सब्जेक्ट है उसके बीच में यहां पर एक दूसरा फ्रेज है, एक छोटा सा फ्रेज है जो जुड़ा हुआ है, जो रिलेटेड है किससे, सेम सब्जेक्ट से ही। बट अगर उसको हम वहां पर यूज कर रहे हैं, तो लास्ट वाले जो पार्ट है उसके साथ उसका जो कनेक्शन है वो फिर भी रहेगा, वो सब्जेक्ट को ही हम कंसिडर करेंगे। भले ही वहां पर हमारे पास वर्ब, जो वर्ब है वो एक दो और यूज हो सकते हैं, एक दो सब्जेक्ट और यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे। अब देखिए इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आ जाते हैं हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, द हॉलीडे इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर। द हॉलीडे इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द हॉलीडे विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही चीज है कि ये जो कॉमा के बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये रिलेटेड है किससे, इस हॉलीडे से। भाई द हॉलीडे विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो हॉलीडे जिसका मैं इंतजार कर रहा था, विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज की प्लानिंग की तरफ देखना या किसी चीज का इंतजार करना। तो ये हॉलीडे जिसका मैं इंतजार कर रहा था इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर। तो विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पे हमने ऐड तो कर दिया है, लेकिन इस डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का या फिर इस अपोजिटिव फ्रेज का यहाँ पर कोई यूज नहीं रह गया। आपको जो वर्ब फॉर्म है वो इज, इसको देखना है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो कि हमारा हॉलीडे है। तो यहां पर कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जब एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज हमारे पास आ जाता है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कि एक रिलेटिव फ्रेज जब हमारे पास आ जाता है, एक रिलेटिव क्लॉज जब हमारे पास आ जाता है, तब हम वहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा वर्ब यूज करना है। बट जो वर्ब हमें यूज करना है वो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा सब्जेक्ट आया है
उसी के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही न्यू हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। ये वाला पॉइंट आई होप सभी को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में। हम बात करते हैं ईच एंड एवरी के बारे में। अब ये जो ईच एंड एवरी वर्ड है ये हम यहाँ पर देखते हैं। ईच एंड एवरी में अगर ईच और एवरी आपके पास कहीं पर भी आपको दिख जाए सेंटेंस में, अगर आपको कहीं पर भी ईच एंड एवरी दिख जाए सेंटेंस में, तो वो हमेशा सिंगुलर ही काउंट होंगे अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं तो। सो ईच विंडो एंड डोर नीड्स टू बी सील्ड। तो ईच विंडो एंड डोर नीड्स टू बी सील्ड। अब ईच विंडो, अब देखने के लिए तो क्या होगा, अगर मैं ईच बोलता हूं तो इसका मतलब हो सकता है आपको ये लगे कि 4 विंडोज हैं और मैंने चारों के लिए आपको बोल दिया कि ईच विंडो। तो सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि बात सबकी हो रही है, लेकिन ईच और एवरी का मतलब यही होता है कि आप वहां पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आप एज ए ग्रुप बात नहीं कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। और जहां पर भी इंडिविजुअल की बात आएगी तो इंडिविजुअल का मतलब ही सिंगल होता है, इंडिविजुअल का मतलब ही सिंगुलर होता है। तो जब वहां पर उसका मीनिंग सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। ईच विंडो एंड डोर नीड्स टू बी सील्ड। तो एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर। एवरी डॉक्टर, नर्स एंड टेक्नीशियन गेट्स फ्री ट्रेनिंग हियर। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी उसी चीज को आप यूज करेंगे कि भाई एवरी डॉक्टर, नर्स एंड टेक्नीशियन, हर डॉक्टर, हर नर्स और हर टेक्नीशियन को फ्री ट्रेनिंग यहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर भी आप गेट्स को ही, एस और ईएस फॉर्म को ही यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम। यहाँ पर कुछ एक ग्रुप, एक वर्ड्स का ग्रुप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो उसको बड़े ही ध्यान से आप देखिए और वहां पर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हम कौन सा जो वर्ब है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एनीबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, ईदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, नीदर, नो वन, समबडी, समवन। ये जितने भी वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स आपके सिंगुलर वर्ब जो है इनको यूज करते हैं। तो जितने भी वर्ड्स आपने अभी यहाँ पर देखे, इन सभी का यूजेज जो है वो सिंगुलर वर्ब के लिए ही होता है। यहाँ पर और कोई भी यूजेज आपका नहीं होगा, प्लूरल का आपका कोई यूजेज नहीं होगा यहाँ पर। तो एवरीबडी लव्स यूजिंग करेक्ट ग्रामर। either blue or green works for the wallpaper color। अभी जो आपका सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर आपने ये देखा कि ग्रीन यूज किया हुआ है, तो ग्रीन एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसलिए वर्क्स यूज कर दिया गया। क्लियर आपको सभी को। तो ये जहां पर भी वर्ड्स आपको दिख जाएं, यहाँ पर लग रहा है कि सबके बारे में बात हो रही है, पर यहाँ पर बात एक की ही हो रही है, इंडिविजुअल की ही बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। 12th आपका जो रूल है उस पर देखते हैं। इफ एडिशनल फ्रेजेस कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट स्टिल एग्री विद द सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज की है कि अगर बीच में हमारे पास फ्रेजेस आ भी जाते हैं, एडिशनल फ्रेजेस, पॉजिटिव फ्रेजेस, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस या रिलेटिव फ्रेजेस अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करना है। हमें वहां पर बीच में जितने भी सेंटेंसेस आए, जितने भी फ्रेजेस आए हैं, उनको हमें नहीं देखना है। सो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यहां पर दीज सेंटेंसेस कैन बी वेरी ट्रिकी, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेसर लाइडेनब्रॉक, द आइसलैंडिंग गाइड हांस वेल्के एंड द प्रोफेसर्स नेफ्यू एक्सेल डिपार्ट्स फॉर द वॉल्केनो। अब देखिए, बहुत ही बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स यहां पर क्या होती है कि
आपने ये देखा कि यहाँ पर तीन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, प्रोफेसर लाइडेनब्रॉक, हांस बेल्के एंड एक्सेल, प्रोफेसर नेफ्यू एक्सेल। ये तीन नाम आपने देखे। आपने तीन नाम देखते ही ये सोच लिया कि ये तो दो या दो से ज्यादा हैं, तो यहाँ पर तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और इस वजह से हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। लेकिन सर आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर इनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनके ग्रुप की बात हो रही है। आप स्टार्टिंग में देखिए, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेसर लाइडेनब्रॉक। तो एक ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो ग्रुप वॉल्केनो के लिए निकला, डिपार्ट फॉर वॉल्केनो, बट वो डिपार्ट नहीं होगा, वो डिपार्ट्स होगा। तो अ ग्रुप ऑफ दीज पीपल डिपार्ट्स फॉर द वॉल्केनो। तो यहां पर आपको क्या चीज देखनी है, यहां पर आपको एग्री करना है सब्जेक्ट के साथ। अब कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे यही सेंटेंस था, यही बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था हमें। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब भी आपके पास इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, तो वहां पर आपको नहीं पता चलता कि हम वहां पर सिंगुलर यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें। तो इसीलिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप यूज कर सकते हो और जिसको याद रख सकते हो। देखिए, अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ है, आपके पास किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ है, उससे पहले आपके पास कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, आपके पास उससे पहले कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, और प्रेपोजिशन ऑफ के बाद हमारे पास लिखा हुआ है कोई भी एक नाउन। यहां पर मैं लिख देता हूं, कोई भी एक नाउन हमारे पास लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको ऐड करना है यहां पर वर्ब। ठीक है, अब आप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का। सबसे पहले प्रेपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है। प्रेपोजिशन आपका रहेगा ऑफ। ऑफ से पहले कोई वर्ड मिलेगा आपको, ऑफ के बाद एक और दूसरा नाउन मिलेगा आपको, और नाउन के बाद आपको फिल करना है बाय चांस वर्ब। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब हमेशा हमेशा किसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, आप इस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। ये जो वर्ब के साथ में नाउन लिखा है ना, इस नाउन के अकॉर्डिंग आप नहीं लिखेंगे। आप देखेंगे ऑफ से पहले वाले वर्ड को, ऑफ से पहले वाले वर्ड को आप हमेशा देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप ये जो वर्ब है इसको फिल इन करेंगे। अब देखिए, यही चीज यहां पर मैंने आपको बताई है। अब देखिए, यहां पर वर्ड है ऑफ, ऑफ से पहले दो वर्ड हैं हमारे पास, यहाँ पर कंसिडर कर लिए गए हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे नाउन देखे हैं, चार पांच हमने नाउन देखे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें कंसिडर किसको करना है, ऑफ से पहले वाले वर्ड को। दैट मीन्स अ ग्रुप। अब अगर ये ग्रुप सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर वो ग्रुप प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अगर ये वर्ड आपका प्लूरल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सिंगुलर का एग्जाम्पल हमने देख लिया, मैं प्लूरल का एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। द शोज ऑफ द फेमस एक्टर, द शोज ऑफ द फेमस एक्टर। अब देखिए, ऑफ वर्ड हमने देखा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऑफ वर्ड हमने देखा, ऑफ के बाद हमारे पास एक नाउन है, ठीक है जी, उसके बाद हमें एक वर्ब फिल इन करना है। ऑफ से पहले वाला हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम नाउन को नहीं चेक करेंगे, पास में जो नाउन है अब यहाँ पर हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम ऑफ से पहले वाले वर्ड को चेक करेंगे। अगर ये शोज है, इट इट मीन्स दैट कि ये अगर प्लूरल है, तो यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा आर। द शोज ऑफ द फेमस एक्टर आर सोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज हैंडल करनी पड़ेगी, और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपने जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं वो आपने किस तरीके से फिगर आउट करने हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल अब हमारे पास थोड़े से इजी आ जाएंगे,
ठीक है, बड़े ही ध्यान से हम देखते हैं। In the active versus passive voice debate, the verb in the passive voice still follows whatever word acts as the subject. एक्टिव पैसिव वॉइस की डिबेट में ज्यादा कुछ हमें नहीं सोचना है, जो हमारे पास सेंटेंस स्टार्टिंग, जो हमारे पास सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देना है। अगर दे आ जाता है, अगर प्लूरल है यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे, अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। कोई ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन चूजिंग बिटवीन देयर इज एंड देयर आर, द वर्ब शुड मैच विद द नंबर ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट। फॉलोज का मतलब जो बाद में नाउन आती है आपके पास, ठीक है। अगर देयर आपको मिल जाता है किसी सेंटेंस में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि देयर डैश अ न्यू मैप इन द डीएलसी। अब एक न्यू मैप है, मैप है मतलब कि आपको बाद वाला जो नाउन है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो न्यू मैप इन द डीएलसी, तो देयर इज, ठीक है जी। अगर यहाँ पर न्यू मैप्स हो गया तो यहाँ पर देयर आर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सिमिलरली वर्ड्स दैट इंडिकेट अ पोर्शन इंक्लूडिंग परसेंटेजेस यूज द नंबर ऑफ द नाउन दे डिस्क्राइब। तो यहाँ पर आपको ये देखना है अब कि अगर कोई पोर्शन बताया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पोर्शन किसी भी चीज का अगर कोई पोर्शन बताया जाता है, तो वहां पर भी जैसे परसेंटेजेस आपको बता दिए गए, फ्रैक्शंस आपको बता दिए गए, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि जिस नाउन को वहां पर यूज किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब फॉर्म जो है वो यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ द बुक डैश रोइंड। अब बुक यहाँ पर लिखा हुआ है तो बुक है सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया। बट अगर ऑल ऑफ द बुक्स होता तो यहाँ पर ऑल ऑफ द बुक का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी बुक, ऑल ऑफ द बुक का मतलब है कि एक ही बुक है पर पूरी किताब, पूरी बुक, कंप्लीट बुक, ये यहाँ पर इसका मीनिंग है। ऑल ऑफ द बुक्स अगर बोलेंगे तो जितनी भी बुक्स हैं वो सभी की सभी आर ruined, राइट। अगर ये नाउन आपका जो डिस्क्राइबिंग नाउन है अगर वो आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको यही फाइंड आउट करना है बस। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे देखिए 50% ऑफ द हाउस, अब 50% क्या परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज है तो किसकी परसेंटेज है, हाउस। तो हाउस की जो ये जो नाउन है हाउस, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज या फिर आर यूज करेंगे। 50% ऑफ द हाउसेज जो है, अगर हाउसेज आ गया तो यहाँ पर आर हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि व्हेन रेफरिंग टू डिस्टेंसेस, periods of time or amounts of money taken as a whole, use the singular form of the verb। अब यहाँ पर अगर distances आपके पास आ जाते हैं, periods of time अगर आपके पास आ जाते हैं, amounts आ जाते हैं, तो वहां पर सिंगुलर फॉर्म को ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पर $20 लिख दिया, एस आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि $20 प्लूरल में आपके चले गए। हाँ, हालांकि ये टू से ज्यादा है बट ये क्या है, ये एक सिंगल अमाउंट है। ये आपका एक कैसा अमाउंट रहेगा, ये आपका एक सिंगल अमाउंट रहेगा, और सिंगल अमाउंट की वजह से ही इसको हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो $20 इज टू मच फॉर आईमेक्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में है हमारे पास बी केयरफुल ऑफ नाउन्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन द प्लूरल फॉर्म, दे समटाइम्स एक्ट एज सिंगुलर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको बताया था फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो सबके लास्ट में एस आता है, तो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे। अब देखिए आप बोलेंगे सर कि न्यूज जो है वो तो प्लूरल ही होता है, न्यूज जो है वो तो प्लूरल ही होता है, लेकिन सर न्यूज अगर बहुत सारी है तो भी वो न्यूज ही बताया जाएगा, लेकिन अगर वो एक खबर है ना तब भी उसको हम न्यूज ही बोलेंगे।
ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे। सेम फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज गेटिंग टू कॉम्बैटिव। तो पॉलिटिक्स इज गेटिंग टू कॉम्बैटिव, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर आपको यही चीज देखनी है कि सब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल फॉर्म में है फिर भी वो सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है। पॉलिटिक्स यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स नहीं है, एक ही आइडिया है, एक ही चीज है। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वर्ब, कुछ नाउन्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट ही किसी और तरीके से करते हैं। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिजर्स डू नॉट वर्क। अब सिजर्स है तो वहां पर हमने यूज कर दिया डू नॉट, ठीक है, वहां पर हमने डू यूज कर दिया, यानी कि हमने प्लूरल फॉर्म यूज कर दिया डू का, प्लूरल फॉर्म हमने यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर सिजर्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं वहां पर द पेयर, अगर वहां पर मैं लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूं, मैं यहाँ पर अगर द पेयर भी लिख देता हूं ना, तब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, तो सिंगुलर फॉर्म में आते ही मैं इसको क्या करूंगा, सिंगुलर फॉर्म में आते ही मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा इसके साथ। तो द पेयर, अब आपके पास घर में आपके पास सिजर है, आपके पास कैची है, ठीक है, आप आपके हिसाब से वो एक ही कैची है, ठीक है, लेकिन उसको हम सिजर नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ सिजर्स, ठीक है, क्योंकि उसके दो ब्लेड्स होते हैं। तो अ पेयर ऑफ सिजर्स वहां पर बोला जाएगा। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई सिजर तो एक ही है, ठीक है, सिजर तो एक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पेयर ऑफ सिजर्स क्यों बोला जा रहा है, तो इसका मतलब तो लिखने के हिसाब से तो ये प्लूरल हो गया, बट ऐसा नहीं है। जो सिजर्स आप बोलेंगे ना, सिजर्स आप बोलेंगे, तब उसका मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा सिजर्स। लेकिन अगर आप अ पेयर ऑफ सिजर्स बोलेंगे तो उसका मतलब होता है एक ही सिजर, एक ही कैंची, राइट। इसी तरीके से और भी दूसरे आते हैं आपके पास, और भी दूसरे नाउन्स हैं। वो कौन से हैं, अब आपने एक चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। आप उसको स्पेक्टिकल्स नहीं बोलेंगे, या आप उसको स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे, आप उसको ग्लासेस भी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स या फिर अ पेयर ऑफ ग्लासेस। तो होगा वो एक ही, लेकिन वो पेयर के साथ जब कंसिडर होगा तब हम वहां पर सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, ये आपके सारे ऐसे नाउन्स हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सिंगुलर वर्ब ही कंसिडर होंगे क्योंकि वो एक ही होते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो नंबर है ये है 18 नंबर। तो व्हेन द प्लूरल फॉर्म इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी प्लूरल फॉर्म किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर नेम है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नेम ऑफ अ बुक, कोई नॉवल का नाम है, किसी बुक का नाम है, तो वहां पर वो क्या है तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही है, तो सिंगल बुक ही। सो इसी वजह से वो क्या है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम सिंगल ही कंसिडर करेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में, सुनने में प्लूरल लगेंगे, ठीक है, नंबर में प्लूरल लगेंगे, लेकिन सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। तो बुक का नाम जैसे द गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो ट्रेवल्स यहां पर लग सकता है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, तो इसीलिए वॉज यूज किया गया। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं विच कंसिडर टू बी प्लूरल इन नंबर, वो प्लूरल होते हैं नंबर में, लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे दिस फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, दिस फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर का मतलब आपका एक सोफा या एक बेड नहीं है, फर्नीचर मतलब आपके पूरे घर का फर्नीचर, ऑल द आइटम्स, जितने भी आइटम्स बने हुए हैं, जितने भी आइटम्स बने हुए हैं आपके लकड़ी से, वो सारे आपके फर्नीचर के अंदर ही आ जाते हैं, तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कंसिडर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम आपके पास कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गया, स्टेशनरी, पोएट्री, मशीनरी, इंफॉर्मेशन,
ये सभी ऐसे ही हैं जो सिंगुलर नंबर में, अगर सिंगुलर हो तो भी सिंगुलर यूज किए जाते हैं, अगर प्लूरल हो तो भी सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी को जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो आई होप सभी को यहाँ पर क्लियर हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, आपके लिए यहाँ पे नीचे एक एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज शो कर देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप इस एक्सरसाइज को यहाँ पर पॉज करके आप अपनी नोटबुक्स में इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, ये आपको एक आइडिया दे देगी, सो दैट यू कैन हैव कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास एटलीस्ट 23 सेंटेंसेस हैं। तो आप यहाँ पर, मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके इस एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इस एक्सरसाइज की जो आंसर्स है, सॉल्यूशंस जो हैं, वो मैं कुछ टाइम बाद आपके साथ इसी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आप इस चीज को एक बार देखिए, आप इस चीज को सॉल्व करिए, आप अपने आप से इसको सॉल्व करिए, ऑनेस्टली सॉल्व करिए। ठीक है, आपको या तो सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपको एक लिंक जरूर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट आप वहां से आप इस चीज को चेक कर सकें। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपने ये सारे रूल्स अभी समझे हैं, तो इसीलिए आप बहुत ही लॉयली इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करिए। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, यू कैन कंप्लीट दैट। एंड फ्रॉम माय साइड दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपने डाउट पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन गो टू आवर राइवल्स एकेडमी ऐप। राइवल्स एकेडमी नाम से हमारी ऐप है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर भी आप अपनी क्वारीज जो है, आपका अपना रिव्यू जो है, वो आप वहां पर डाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप वहां पे डाल सकते हैं। और राइवल्स एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करके और वहां पर आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए जो अभी चल रहा है, ऐप पर जो कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। So that is all from my side. I hope everybody has understood this particular topic. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और आई होप आपका ये जो टॉपिक है ये आपको कंप्लीट फुल मार्क्स दिलाएगा आपके एग्जाम में। राइट, थैंक यू एवरीवन।